बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम 10th चैप्टर के प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कोई ख़ास काम करने के लिए कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उसको प्रोग्राम कहते हैं। स्टूडेंट्स देखें, जैसे मैथ में कोई प्रॉब्लम दी गई होती है कि एक काम को 10 मज़दूर 5 दिनों में करते हैं, तो 3 मज़दूर कितने दिनों में करेंगे। तो उसको आपने कोई फॉर्मूला लगा के उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके और आखिर में बताना होता है जी इतना ये इसका रिज़ल्ट है और इतने मज़दूर ये काम करेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हमें कोई प्रॉब्लम दी गई होगी, कोई मसला दिया गया होगा कि इसको हल करें, उसका हम प्रोग्राम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे देखें चैप्टर नंबर 10 प्रोग्राम 10.2 राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शोज द सम ऑन द स्क्रीन। ये प्रॉब्लम हमें दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है, इसका प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने से पहले जो स्टेटमेंट हमें दी गई होगी हम उसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। इसमें हमने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे और उनकी टाइप फ्लोट होगी। एंड शोज द सम ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर सम शो करे। इसका मतलब है कि एक और वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा। स्टूडेंट्स, हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे वेरिएबल्स कौन से होंगे। 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड 1 सम वेरिएबल जिसकी टाइप भी फ्लोट ही होगी, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स की टाइप फ्लोट है, इसलिए सम की टाइप भी फ्लोट ही होगी। चलें आए अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा जा चुका है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। फर्स्ट, ये जो 2 हैं हैश साइन के साथ, आपको पता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमने भी ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर कंपाइलर का एक पार्ट होता है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डील करता है, और इसके अंदर हम, जैसे कि नाम से जाहिर है, इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड का क्या मतलब है कि हम इसके अंदर इंक्लूड करवा रहे हैं, शामिल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? stdio.h। ये stdio.h एक हेडर फाइल है जिसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा रहे हैं। ठीक है, STDIO स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी इनपुट आउटपुट, जब भी हम कोई फंक्शन इनपुट या आउटपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो हम ये हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आज अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करें और फिर आपको इसकी समझ आएगी। दूसरा देखें, दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड conio.h। conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है, जो कि मेन फंक्शन की हेडर फाइल है। ये मेन फंक्शन, सी का प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। ठीक है, इसके अंदर हम ये ओपनिंग ब्रेस है। ठीक है, स्टार्ट पे एक ब्रेस लगाएंगे और ये देखें आखिर में एक ब्रेस लगाएंगे और इसके अंदर बाकी प्रोग्राम लिखेंगे। अब जो हमने लिखा था प्रोग्राम में, हमें बताया हुआ था 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब हमने सबसे पहले 2 नंबर्स ए और बी के नाम से डिक्लेयर किए हैं और उनकी टाइप फ्लोट है। ठीक है, और एक और वेरिएबल सम के नाम से भी हमने डिक्लेयर कर दिया है। स्टूडेंट, समझ आ रही है इसकी आपको? देखिए, फ्लोट टाइप है वेरिएबल की और ए और बी वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि वेरिएबल का क्या नाम रखें, तो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आपकी बुक में हो सकता है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 नाम रखा हो, मैंने इसका नाम ए बी रख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद देखें, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है।
ए के अंदर हमने 10.2 स्टोर करवाया। यहाँ पे फिर वही बात आएगी कि हमें बताया नहीं गया कि हमने ए के अंदर क्या स्टोर करवाना है, तो हमारी मर्ज़ी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इससे क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक स्पेस रिज़र्व हो जाएगी जिसका नाम वेरिएबल का नाम होगा। इस डेक्लेरेशन की वजह से ऐसे स्पेस रिज़र्व होगी, और जब हम उसके अंदर असाइन करेंगे तो एक जो भी हमने किया है, जैसे 100.2 है, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस बी की वजह से यहाँ पे मेमोरी के अंदर एक स्पेस रिज़र्व हो जाएगी जिसका नाम बी होगा, और जब हम असाइन करेंगे इसके अंदर तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 20.0। ठीक है, अब देखिए हमने एक और वेरिएबल सम भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो सम के नाम की भी स्पेस रिज़र्व होगी मेमोरी के अंदर जिसका नाम सम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब देखें, सम असाइंस टू ए प्लस बी हमने लिख दिया क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स का सम लेना था, जमा करना था उनको। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ ए और बी का नाम लिखेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कंप्यूटर खुद ही इसके अंदर पुट कर देगा। कंप्यूटर का क्या काम होगा, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिख के उनको प्लस करके जो भी आएगा वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 120 आएगा, 120.2 जैसे सपोज आएगा। ये हमने खुद से कैलकुलेट नहीं करना, ये तो अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये इसके अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। तो लास्ट में हमने देखा प्रिंट एफ %f, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है इसलिए उसकी टाइप हमने %f रखी, और सम कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, और इस तरह से सम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। आखिर में एक फंक्शन है getch। ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है ये हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। अभी आप बस ये याद रखें कि प्रोग्राम के लास्ट में हमने getch फंक्शन लगाना है और प्रोग्राम की ब्रेस को क्लोज कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा बुक से भी देख लेते हैं ताकि अगर आपको बुक से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये बोर्ड से आपने देख लिया और इसको नोट करें। आइंदा से आपने जो भी लेक्चर लेना है 10 चैप्टर के बाद से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम के चैप्टर्स हैं, तो इसलिए आप लोग अपने नोट्स बनाएं, अपना रजिस्टर लेकर आएँ। उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स आपने लिखने हैं, और इसकी जितनी ज़्यादा इसको आपने याद नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आएगी। जैसे मैथ्स का है बिल्कुल उसी तरह से ये रूल है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बुक से देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 249, चैप्टर नंबर 10, प्रोग्राम नंबर 10.2। Write a program that adds 2 floating point numbers and shows the sum on screen। दो हेडर फाइल्स उसी तरह से इंक्लूड करवाई गई, stdio.h और conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये इनकी ब्रेस और ये लास्ट में ब्रेस, और ये बॉडी ऑफ द लूप हो गई, बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर आप देखें 3 वेरिएबल्स उसने डिक्लेयर करवाए हैं। जैसे मैंने ए और बी लिखा था, इसने वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 ये नाम रखा है, और तीसरे का नाम सम की बजाय RES रिजल्ट के से रेस्ट रख दिया। हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें वेरिएबल का वो वेरिएबल 1, 2 की जगह आप रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं। आगे इसने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया, CLRSCR क्लियर स्क्रीन। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि ये किस लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फंक्शन है। वेरिएबल 1 असाइंस टू 24.27, जैसे मैंने 10.2 रखा था, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से A रख सकते हैं और वैल्यू भी अपनी मर्जी से 24 की बजाय कुछ और रख सकते हैं। वेरिएबल 2 की बजाय आप कुछ और नाम रख सकते हैं, और इसके उसने वेरिएबल कोई वैल्यू असाइन करवाई। उसके बाद रिजल्ट असाइंस टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2, इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट में स्टोर कर दिया। आगे देखिए प्रिंट एफ, उसने क्या 3% f लगाए हैं। वो किस लिए,
क्योंकि वो 3 वेरिएबल प्रिंट करवा रहा है, जबकि हमने सिर्फ 1% लगाया था क्योंकि हम एक वेरिएबल प्रिंट करवा रहे थे। आप इस पूरे प्रिंट एफ को स्किप करके एक प्रिंट एफ लिख के और सिर्फ रिजल्ट को भी प्रिंट करवा सकते हैं। पहले %f की जगह पे वेरिएबल 1 प्रिंट होगा, दूसरे %f की जगह पे वेरिएबल 2 और तीसरे %f की जगह पे रिजल्ट प्रिंट होगा। अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आप इसकी जगह पे खाली %f लगा के रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद गेट ch फंक्शन और मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम है 10.3, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। इसमें हमने करना क्या है, कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना है एक स्क्वायर का। ठीक हो गया, हमें एक वेरिएबल मिल गया जिसका नाम होगा एरिया। विद गिवन हाइट एंड विड्थ, हाइट और विड्थ हमें दी गई होगी और हमने एरिया कैलकुलेट करना है। अब आपने देखना है कि स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब सी के अंदर ज़रब को स्टैरिक से जाहिर करते हैं, इस तरह से क्रॉस नहीं लगाना बल्कि स्टैरिक। ठीक हो गया, ये इसका फॉर्मूला है एरिया का, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, और हमने एरिया ही कैलकुलेट करना है, जबकि हाइट और विड्थ हमें दी गई होगी, यानी कि हम खुद से कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, इसी तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उनको कोई वैल्यू असाइन करेंगे और फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी जी स्टूडेंट्स, अब आपने इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते जाना है। पहली जो 2 लाइन्स हैं वो तो आपको पता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये हमने हर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी है। 2 फाइल्स, हेडर फाइल्स stdio.h और conio.h। ठीक है, ये दोनों फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी के साथ। आगे है जी मेन फंक्शन। सी का प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ये हम इसी तरह से लिखेंगे, वॉइड मेन वॉइड। ठीक है, उसके बाद ब्रेस स्टार्ट होगी, यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमने देखा था कि हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो कि हमने इंटीजर टाइप के रखे हैं, क्योंकि हमारी इसकी टाइप नहीं बताई गई थी कि हाइट और विड्थ किस टाइप के होंगे, तो हमने इसको इंटीजर रख लिया है। अगर बताई गई होती, या आप इसको फ्लोट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जी हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर, क्योंकि मैंने इन दोनों को इंटीजर डिक्लेयर किया है तो इसका रिज़ल्ट भी इंटीजर ही आएगा, इसलिए मैंने एरिया को भी इंटीजर रख लिया। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर फिर हमने वैल्यूज स्टोर करवाई। एज के अंदर हमने 10 और डब्ल्यू के अंदर 50। हमें अपनी मर्ज़ी से करवाया, क्योंकि हमें प्रोग्राम के अंदर नहीं बताया था कि कितनी हाइट और कितनी विड्थ था, बस ये लिखा था कि हाइट एंड विड्थ आर गिवन। इस लाइन की वजह से क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक स्पेस रिज़र्व हो जाएगी 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, उनका क्या नाम होगा, पहले वाले का नाम एच होगा, दूसरे का नाम डब्ल्यू होगा और फिर तीसरे वाले का नाम एरिया होगा। ये 3 वेरिएबल्स की मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दी जाएगी। जब हम ये लाइन लिखेंगे एज असाइंस टू 10, तो इसके अंदर एज के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। जब हम ये लाइन लिखेंगे W असाइंस टू 50, तो W के अंदर 50 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लिखा है एरिया असाइंस टू H मल्टीप्लाई W, अब क्या होगा, हाइट और वेट की वैल्यूज़ खुद ही कंप्यूटर इसमें इंसर्ट करेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा और जो भी आएगा वो एरिया के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, जो भी आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, क्या होगा इसका रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट f%d लिख के एरिया को प्रिंट करवा दिया है, गेट ch, और ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम बुक से देखते हैं कि बुक पे ये फंक्शन कैसे लिखा गया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 250, चैप्टर नंबर 10, प्रोग्राम नंबर 10.3, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ।
हाइट और वेट दी गई होगी जिससे हमने स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हमने 2 फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाई, stdio.h और conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन और यहाँ से बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होती है। इसके अंदर देखें उसी तरह से हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, हाइट, विड्थ और एरिया। मैंने HW रखा था और इसने पूरा बुक में लिखा हुआ है हाइट पूरा और विड्थ पूरा। आप चाहें तो H और W भी रख सकते हैं, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम है, आपकी मर्जी है आप किस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया है जिससे स्क्रीन क्लियर होगी। उसके बाद हाइट के अंदर उसने 5 स्टोर किया है, मैंने 10 स्टोर करवाया था। वेट के अंदर 4, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप 4, 5 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया। एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि हाइट मल्टीप्लाई बाय वेड्थ है, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, और इस तरह से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और आखिर में जाके %d लगा के एरिया को प्रिंट करवा दिया। इसने लिखा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप खाली %d एरिया भी लिख सकते हैं। उसके बाद गेट ch का फंक्शन और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें, इसको 2-3 दफ़ा ज़ुबानी करके देखें और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो मुझसे बात करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स इसको करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको इन प्रोग्राम्स की समझ नहीं आएगी, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो नेक्स्ट प्रोग्राम्स की आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन है उसको अभी दूर कर लें। थैंक यू।